हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। स्टूडेंट्स, हम रिवाइज कर रहे हैं ऑप्टिक्स को। और ऑप्टिक्स का ये जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आर्टिकल है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैं आपको बता दूं कि कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम उनको कहते हैं जिनकी शेप कॉनकेव होती है टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम। जो रेयरर मीडियम की तरफ जिनकी शेप कैसी होती है, कॉनकेव होती है, उनको हम बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया है μ2 के बराबर। अब देखिए हमारे पास यहाँ ये इंसिडेंट रे है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी एंगल्स आप बनाएं वो सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ये इंसिडेंस हुआ, यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है किसी पॉइंट ए पे, यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है ए पॉइंट पे। ठीक है ना बेटा, ए पॉइंट पे जैसे ही इंसिडेंस हुआ यहाँ आपको नॉर्मल ड्रॉप करना होता है। लेट अस कंसीडर दिस एन बी द नॉर्मल। ये नॉर्मल है और नॉर्मल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा बच्चा पार्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमने क्या किया कि ये रे आपको पता है रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, बैंड होती है। तो ये भी बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसे जाना चाहिए था यहाँ और ये हुई बैंड यहाँ, इसकी तरफ बैंड हुई। ठीक है, और इसके अलोंग इसने ट्रेवल किया। अब देखिए मेरे को कोई रियल इमेज नहीं मिली। इस सिचुएशन में मैंने इसको पीछे बढ़ाया और पीछे बढ़ाने के बाद ये जहां पे मिला प्रिंसिपल एक्सिस को वहां पे बनी फाइनल इमेज। देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मैं कुछ एक कंसिडरेशंस के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पे। उसमें कुछ कंसिडरेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है। मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा। नंबर एक बात कि मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चा और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है बेटा। और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है बेटा। नंबर एक बात, मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। दूसरी बात क्या है जी यहाँ पे, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एंगल्स जितने भी बन रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। एंगल जितने भी यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे के सारे स्मॉल एंगल्स होने चाहिए। ठीक है ना, वो एंगल बड़े नहीं होने चाहिए। स्मॉल एंगल का क्या मतलब होगा फिर, इसका फायदा ये होगा कि साइन आई आपका नियरली इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर नियरली इक्वल टू साइन आर हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरी बात क्या है यहाँ पे कि डिस्टेंसेस जितने भी मेजर करने हैं, डिस्टेंसेस जितने भी मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। ठीक है, चौथी बात क्या है कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट चल रहे हैं, डिस्टेंसेस जो मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ incidence of light, in the direction of incidence of light, direction of incidence of light, distances आपके रहेंगे पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंसेस आपके रहेंगे नेगेटिव। अब देखिए आप काम कैसे करते हैं इनके साथ। देखिए इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो सभी का सेम, सभी का। अगर आप रेयर टू डेंसर जाते हैं, डेंसर टू रेयर जाते हैं तो आपका हर कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा। यहाँ इंसिडेंट रे है आपकी ओए, ओए ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है ये पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, ओए ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ बेटा, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। ठीक है, अगर मैं ए पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो क्या रहेगा मेरा रिजल्ट, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ
एट ए, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए, ठीक है, अप्लाई करो जी स्नेल्स लॉ। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 into sine of angle of incidence that is I, that is equal to second medium मतलब denser medium आपका μ2 into sine of R, ठीक है। अब आपने ही कहा मुझे कि सर एंगल्स तो सारे के सारे स्मॉल हैं, अगर एंगल आपके स्मॉल हैं तो फिर एज एंगल्स आर स्मॉल, हाँ जी एंगल स्मॉल है बेटा सारे के सारे, अगर एंगल स्मॉल है तो फिर आपके पास कंसेप्ट क्या बनेगा, अगर एंगल स्मॉल है तो आई साइन आई किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, यानी कि μ1 into I that becomes equal to μ2 into R, μ1 into I that becomes equal to μ2 into R। तो ये आ गया आपके पास μ1 into I that is equal to μ2 into R, ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया सेम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा हर केस में आपको ऑब्जेक्ट का एंगल, मैं हर केस में लेता हूं ऑब्जेक्ट का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, इमेज का एंगल हर सिचुएशन में मैं लेता हूं बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गामा, यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल्स है। तो अब यहां से मैं इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले आप देखिए आई की आर्क को देखिए, अगर आई की आर्क को मैं पीछे बढ़ाऊं तो ओ पे मिल रही है, सी पे मिल रही है, यानी कि ट्राइंगल बन गई ओ ए सी, एन ट्राइंगल ओ ए सी। ओ ए सी ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए, ओ ए सी ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास आई प्लस अल्फा मतलब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। OAC में एक्सटीरियर अपोजिट एंगल आपका क्या है बेटा, गामा है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल क्या है आपका, गामा है, ठीक है ना। तो I प्लस अल्फा मतलब यहाँ ये I, ये वाला I और ये अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू गामा। मैं आपको एक बात बता दूं कि I में ना बीटा नहीं होगा कभी, अल्फा और गामा ही होगा। तो I इज इक्वल टू आपके पास बन गया गामा माइनस अल्फा, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसी तरह से आर की आर्क को देखो, AIC ट्राइंगल में एन ट्राइंगल AIC ट्राइंगल में ध्यान से देखो, अंदर के दो एंगल कौन कौन से हैं, आर प्लस बीटा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि आर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास गामा माइनस बीटा। अब आई और आर की जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, एक आई की वैल्यू है और दूसरी है मेरे पास आर की वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, पुट इन वन में पुट करोगे, पुट इन वन। देखो जी इसको आप पुट करोगे वन में तो पुट इन वन वी गेट पुट इन वन वी गेट, ठीक है ना। वन में आप रख दीजिए, वन में आप रखते ही आपके पास रिजल्ट क्या आएगा देख लीजिए कि μ1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है जी, गामा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है जी, गामा माइनस बीटा। अब देखिए बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप रहता है आपका वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और उस स्टेप को आप हमेशा याद रख के चलते हैं कि कैसे हमें इसके साथ डील करना होता है, ठीक है। तो आप देखिए अल्फा को नियरली इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि एंगल आपने सारे के सारे स्मॉल लिए, तो यहाँ पे आपने अल्फा को किसके नियरली इक्वल मानना है बेटा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा, एंड गामा इज नियरली इक्वल टू tan गामा, एंड गामा इज नियरली इक्वल टू tan गामा, ठीक है ना बेटा, गामा इज नियरली इक्वल टू tan गामा। अल्फा बीटा और गामा की आप वैल्यूज रख दो बेटा। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ड्रॉप द टेंजेंट फ्रॉम ए, ड्रॉप टेंजेंट फ्रॉम ए
ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सच दैट इट मीट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट एम, एट एम, ठीक है ना। वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे मिलता है, एम पे मिलता है। इस तरह से आपको क्या करना बेटा, नॉर्मल ड्रॉप करना है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे मिले, एम पे मिल जाए। ये लो जी, यहाँ पे मिल गया एम पे, ठीक है, ये लो, ठीक है, यहाँ पे मिल गया वो, ये पॉइंट हमने लिख दिया एम के ऊपर, ठीक है, ये एम पे मिला प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आप मुझे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बता दो कि टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या हुआ। वैसे टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा, देखो डायग्राम में ए एम अपॉन एमओ, ए एम अपॉन एमओ। टेंजेंट ऑफ बीटा कितना होगा बेटा, ए एम अपॉन एम आई, एम आई देख लो ध्यान से। और टेंजेंट गामा क्या होगा बेटा, टेंजेंट गामा होगा आपके पास ए एम अपॉन एम सी, है ना। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पुट करोगे आप, टू में, पुट ऑल वैल्यूज इन टू, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में पुट कर लो बेटा, ठीक है। तो पुट करते ही आप देखोगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, और उस रिजल्ट को आप यहाँ रिप्रेजेंट करके चलोगे। कैसे रिप्रेजेंट करके चलोगे, चलो जी देखते हैं, ट्राई करते हैं हम रख के रिजल्ट, ठीक है, क्या अलग से कोई बनता है कॉन्सेप्ट या नहीं बनता, चलो देखिए। तो μ1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू है am, क्योंकि गामा इज नियरली इक्वल टू 10 गामा, mc माइनस am अल्फा 10 अल्फा mo, दैट इज इक्वल टू μ2 गामा, गामा की वैल्यू है am अपॉन mc माइनस बीटा am अपॉन m I, am upon mi, am. Now m lies close to p, m lies close to p. अब आपको दिख रहा है डायग्राम में, ध्यान से देखो आप कि m और p तो बहुत नजदीक है। अगर m और p बहुत ज्यादा नजदीक हैं तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कॉन्सेप्ट, m और p अगर बहुत ज्यादा नजदीक हैं तो mc इज नियरली इक्वल टू pc एंड PC is equal to minus R, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं। MO is nearly equal to PO and PO is equal to minus V, सही है। MI is nearly equal to पोल से इमेज का डिस्टेंस जो V लेना होता है, अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस V। ये आपके पास MC, MO और MI की वैल्यूज है। इन वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, और पुट करके अपना रिजल्ट बना लो बेटा। तो चलो भाई रिजल्ट बनाते हैं अपना। देखो बहुत इजी है ये आर्टिकल, बहुत इजीली हमने इसको परफॉर्म भी कर दिया, ठीक है। तो देखो जी रिजल्ट बना लेते हैं, लास्ट रिजल्ट है बस हमारा बनाना। और यही रिजल्ट हर जगह फॉलो होता है जब हम रेयर टू डेंसर मीडियम चलते हैं। जब हमें रेयर टू डेंसर मीडियम चलना होता है तो ये रिजल्ट हर जगह, यही रिजल्ट, सेम रिजल्ट वी हैव टू फॉलो, ठीक है ना। मतलब हमें इस रिजल्ट को अगर हमने याद कर लिया तो ये बात मान के चलो कि हमारी बात कॉन्सेप्ट के लिए बन गई। न्यूमेरिकल जहां पे भी आएगा सीधा आप यूज कर लो। तो μ1 इंटू MC, MC आपका माइनस R के इक्वल है, माइनस 1 अपॉन MO माइनस U के बराबर है, दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन MC माइनस R माइनस 1 अपॉन mi, दिस इज माइनस v, ठीक है जी। तो यहां से μ1 बाय माइनस r प्लस μ2 बाय प्लस r, दैट इज इक्वल टू μ2 बाय v, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा μ1 बाय u। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया जी। क्या बना आपका r कॉमन है तो μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r, दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन v
माइनस μ1 अपॉन u, ठीक है। तो यानी कि न्यूमेरिकल जब भी आपके पास आए रेयर टू डेंसर के लिए, तब आपको ये स्टेटमेंट अगर याद है, रेयर टू डेंसर जाना है तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। आगे μ2 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी μ2 है तो यहाँ पे भी μ2 है। आप इसको ऐसे याद रख लो, शॉर्ट ट्रिक बना लो बेटा इसकी, कि μ2 माइनस μ1 बाय r है ना, दैट शुड बी इक्वल टू μ2 बाय v, v पहले इमेज पहले आएगी, v माइनस μ1 अपॉन v। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। जहां पे भी आपको न्यूमेरिकल में फंसो वहां पे आप इस चीज को ऐसे लर्न कर लो कि μ2 आगे रहेगा और μ1 कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है ना। तो ये था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो बच्चा, ऐसे ऐसे आपके सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है, और उन कॉन्सेप्ट को देख के आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आज मैंने आपको एक चीज याद करा दी कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अब आप डेंसर टू रेयर भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और डेंसर टू रेयर जब आप जाएंगे ना, तब आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो सेम रहेंगे बेटा। चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि सर ने देखो हमें करवाया भी नहीं और कह रहे हैं कि सेम हाइपोथेसिस रहेंगे बेटा, हैं? नहीं, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। देखो बच्चों, इन चीजों को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत होती है, इनको आप इग्नोर मोड पे नहीं रख सकते, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके चलें हमेशा। जब भी आपको मौका मिले इन कॉन्सेप्ट्स को, इन आर्टिकल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। इनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए, हमने अलग बोर्ड का यूज भी कर रहे हैं हम इस बार, है ना। पिछली बार से थोड़ा सा हट के हमने बोर्ड बनाया बेटा, है। अच्छा लगेगा आपको ये बोर्ड, ठीक है। ये लो जी, आपके लिए हमने बना दिया एक अलग से हटके बोर्ड, ठीक है। देखो, अब मुझे जो स्टडी करना है वो करना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम, और रिफ्रैक्शन में पढ़ रहा हूँ फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इस बार जो मैं रिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ वो मेरा डेंसर टू रेयर मीडियम है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं किस तरह से इस कॉन्सेप्ट के साथ डील करूंगा, किस तरह से मुझे काम करना है, किस तरह से मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, तो ये सारे टारगेट्स मेरे सामने, ठीक है। तो चलो जी, टारगेट को टारगेट समझते हैं और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट है जी मेरा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, rarer medium for convex spherical refracting surface, SRS लिख दिया मैंने बेटा, spherical refracting surface, ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मैंने करा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम, ठीक है, रेयर टू डेंसर, सॉरी डेंसर टू रेयर है इस बार, डेंसर टू रेयर फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये मेरा आर्टिकल है जी, आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जी, मुझे किस तरह से इसके साथ काम करना होगा। देखो बेटा, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो बात रहती है यहाँ पे, वो रहती है इनके डायग्राम्स। अगर इनके डायग्राम क्लियर हैं तो फिर आप कहीं पे अटकने वाले नहीं। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं जी, ये लो। एक मुझे डेंसर मीडियम चाहिए होता है, एक मुझे रेयरर मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। ये देखिए जी, और विच इज कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द रेयर मीडियम, which is convex towards the rarer medium, which is convex towards the rarer medium, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से बना देता हूँ, which is convex towards the rarer medium। ये देखो भी, थोड़ा डायग्राम इसका मुझसे ऐसा ही बना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेन वाइब्रेट करता रहता है। ये देख लीजिए, अब डेंसर से रेयर जाना, तो अंदर वाला मीडियम मान लो आप डेंसर, अंदर वाला मीडियम आप मान लो डेंसर,
ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लेते हैं μ2, यहाँ पे भी μ2 ही ले लो, बाहर रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आई आपको? हाँ जी। अब आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड मस्ट लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करना चाहिए। अब जितना भी एंगल आपको बनाना है वो सारा का सारा स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो नॉर्मल इंसिडेंस है जी, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट कभी अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, ठीक है। और ये हमारा है ऑब्लिक इंसिडेंस, जिसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल है। अब जहां पे इंसिडेंस होता है वहां पे नॉर्मल ड्रॉप करना होता है आपने, ठीक है। और नॉर्मल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे मिलता है? कहां पे मिलता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जहां पे मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस को वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब डेंसर से रेयर जाना होता है तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलता है हमारा ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और प्रिंसिपल एक्सिस को मान लो कि यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा नॉर्मल हमेशा, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बना है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नो डाउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है आपकी बात? बिल्कुल जी, ठीक है। तो अब देखिए आपको काम कैसे करना है, आपके स्टेप्स पहले से डिजाइंड है। ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, एंगल जितने भी बन रहे हैं सारे के सारे स्मॉल बन रहे हैं, ये फाइनल इमेज है, ये आपका पोल है P, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है बेटा? A पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना। सही बात है कि नहीं है? देखो इसके स्टेप आपने एक के स्टेप रट लिए तो सभी के स्टेप रटेंगे, ठीक है। यानी कि एक के स्टेप प्रिपेयर कर लो। तो देखो हम स्टेप टू स्टेप करते हैं, देखो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से करते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट E, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट A, ए पे आप क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास μ2 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू, बाहर चले जाइए आप, μ1 इंटू साइन आर, μ1 इंटू साइन आर। अब आपने तो कहा है कि एंगल जितने भी लेने हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेने, अगर एंगल स्मॉल लेने हैं तो फिर μ2 इंटू आई दैट बिकम्स इक्वल टू μ1 इंटू आर, μ1 इंटू आर से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैंने बोला था ना आपको कि ऑब्जेक्ट का एंगल हर सिचुएशन में अल्फा, इमेज का एंगल हर सिचुएशन में बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। नाउ यू हैव टू ड्रॉप द नॉर्मल फ्रॉम A such that it meets the principal axis at M. You have to drop the normal. ये देखो भाई मैंने नॉर्मल ड्रॉप किया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लाइट है थोड़ा सा, ठीक है। मैं कोई और कलर चूज करता हूँ, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना। ये देखिए जी, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आपको इस बार बिल्कुल दिखा होगा कि नॉर्मल मैंने M पे ड्रॉप किया, ठीक है। M पे मैंने नॉर्मल ड्रॉप करा। अब देखो जी आप ध्यान से I की आर्क को पीछे बढ़ा दो, अगर I की आर्क को पीछे बढ़ा दूं तो मैं ट्राइंगल बन गई मेरे पास OAC, इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, OAC ट्राइंगल में देखो जी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल I प्लस अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू गामा, यानी कि I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। I की वैल्यू आ गई जी गामा माइनस अल्फा, आ गई, ठीक है। R की देखो, R की आर को पीछे बढ़ाओ, ये C पे गई, ये I पे गई, तो यानी कि यहां से मेरे पास क्या बना जी कॉन्सेप्ट? इन ट्राइंगल AIC, इन ट्राइंगल AIC, AIC ट्राइंगल में देखिए जी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मतलब गामा प्लस बीटा दैट शुड बी इक्वल टू R, यानी कि R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। अब I और R की जो वैल्यूज हैं, I और R की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आप पुट करेंगे 1 में,
ये दोनों की दोनों वैल्यूज आप पुट कर देंगे कहाँ पे, 1 में, पुट इन 1। ठीक है, तो यहां से आपने कहा कि इनको हम कहाँ रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं, पुट इन 1, वी गेट पुट इन 1 में अगर मैं पुट कर दूं तो μ1 इंटू आई की वैल्यू है मेरे पास गामा माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू आर की वैल्यू है बेटा गामा प्लस बीटा। ठीक है ना, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको मैंने बताया था कि एंगल सारे के सारे स्मॉल हैं, अगर एंगल सभी के सभी स्मॉल हैं then alpha must be nearly equal to tangent of alpha। ठीक है, अल्फा टेंजेंट ऑफ अल्फा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और टेंजेंट अल्फा किसके बराबर बन जाएगा फिर, टेन अल्फा क्या होगा, am अपॉन mo। देख लो आप ध्यान से, इसी तरह से बीटा इज नियरली इक्वल टू टेन बीटा, और टेन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, am अपॉन एम आई, एंड इसी तरह से गामा इज नियरली इक्वल टू टेन गामा की वैल्यू होगी am अपॉन एम सी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू सारी की सारी पुट कर दो 2 में, पुट करते ही आपके पास μ1 इंटू गामा am अपॉन एम सी माइनस अल्फा am अपॉन mo, दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा की वैल्यू है am अपॉन एम सी प्लस बीटा की वैल्यू है बेटा am अपॉन एम आई। देखो इसके स्टेप्स तो सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे मेरी ख्याल से, क्योंकि इसके स्टेप है ना सेम स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं बेटा। क्यों भाई, हर स्टेप्स तो सेम है ना बेटा, इसके हर स्टेप्स मैच कर रहे हैं बेटा। हाँ जी, नाउ अच्छा ठीक है बेटा, m लाइज क्लोज टू p, तो am तो कैंसिल हो गए, तो mc इज नियरली इक्वल टू pc, mo is nearly equal to po, and mi is nearly equal to pi। तो pc की वैल्यू कितनी है, p से लेकर c तक की वैल्यू कितनी है, माइनस r। ठीक है, po की वैल्यू कितनी है, po की वैल्यू है आपकी माइनस u, और pi की वैल्यू कितनी है, pi की वैल्यू है आपकी v के बराबर, pi की वैल्यू है v के बराबर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रखो, तो μ1 इंटू 1 अपॉन पीसी की वैल्यू है माइनस आर, पीओ की वैल्यू है माइनस यू, दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन पीसी की वैल्यू है जी माइनस आर, और प्लस पीआई की वैल्यू है जी पी के। तो यहां से μ1 अपॉन माइनस आर प्लस μ2 अपॉन प्लस आर, दैट इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस हो जाएगा ये μ1 अपॉन u। तो यहां से μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r, दैट कम्स आउट टू बी μ2 बाय v माइनस μ1 अपॉन u। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर टेंसर टू रियल। और हर सिचुएशन में आप ये रिजल्ट फॉलो करेंगे बेटा, हर सिचुएशन में आपको इसी रिजल्ट को कॉपी करके रखना होता है। ठीक है ना, हर एक सिचुएशन। अब देखो बेटा, ये जो हमने काम किया है इसी का रिजल्ट हमने हर जगह यूज करना। ठीक है ना, हर जगह इसी का रिजल्ट हमने यूज करना है, इसी का रिजल्ट इसी को हमने यूज करना। कैसे यूज करना है देखो जी, अभी बताते हैं हम आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। हाँ जी, देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज
मैं एक अलग कॉन्सेप्ट में कर रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लेंस। ठीक है, लेंसेज में कर रहा हूं। देखो जी, अब मैं जिसकी बातें कर रहा हूँ वो लेंस की बातें कर रहा हूँ। और आपको जैसे मैंने लेंस वर्ड यूज करा है, आपको पता भी चल गया होगा कि सर लेंस मेकर फॉर्मूला कराने वाले हैं। और लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ साथ कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स ये मान के चलिए कि आपका ये जो ऑप्टिक्स को समझने का तरीका है वो चेंज कर देंगे वो न्यूमेरिकल्स। तो यानी कि मेरे को सबसे पहले पढ़ना है किसको, लेंस को। तो देखो जी, मैं लेंस के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा सीधा ये कहूंगा कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडिया बोल सकते हैं आप, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जिसमें से एक कम से कम क्या होगा, करव्ड होगा ही होगा। जिसमें से एक कम से कम करव्ड होगा। आपको पता है दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स या जिसे हम बोल देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग, एक होता है बेटा कॉनकेव। कॉनकेव या आप इसे बोल देते हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं। डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना बेटा, डाइवर्जिंग लेंस। देखो बच्चा पार्टी कि जो कॉन्वेक्स होता है उसमें थ्री टाइप्स हमने ऐड करे हैं। इसमें है डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है ना, तो डबल कॉन्वेक्स में क्या होगा मेरे पास, मान लीजिए कि मेरा ये एक डबल कॉन्वेक्स की शेप है इस तरह की। ठीक है, ये मेरी डबल कॉन्वेक्स की शेप है। मान लीजिए ये एक्स, ये वाई, इसका पोल जो है वो मान लीजिए P1 है, इसका पोल मान लीजिए P2 है। ये फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, पोल P1 और पोल P2। तो XP1Y बन गया और एक XP2Y बन गया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ XP2Y का हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका, और XP1Y का ये मान लीजिए आप। सही बात है कि नहीं, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं जिनकी ये C1 और ये आपका C2। ठीक है, तो इसका जो है वो होगा C2, इसको C2 मानिए, इसको C1 मानिए, क्योंकि ये XP1Y का ही है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसको हमने बोला है डबल कॉन्वेक्स। आप देखना बच्चा, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फो भी दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि जगत सर यहाँ से कोई इन्फो नहीं देंगे। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको यहाँ से। ये देखिए, जैसे कि ये मेरा है बेटा एक प्लानो और दूसरा कॉन्वेक्स, तो इसको मैं बोलता हूँ प्लानो कॉन्वेक्स। अब यहाँ मैं आपको क्या इन्फो देने वाला हूँ, यहाँ मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरा जो है यहाँ पे XP2Y का तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए C2, क्योंकि मेरा X P2Y ही काम कर रहा है, P1Y, P1 वाला फ्लैट है, तो P1 वाला फ्लैट है तो इसका कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर तो कुछ नहीं होगा, तो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इन्फिनिटी इसका रहेगा। ठीक है, R1 इसका इन्फिनिटी है, R2 की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, R2 की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये जो टाइप है, दूसरा मेरे पास तीसरा है क्या, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या, चंदा मामा, ऐसे। ठीक है ना भाई, चंदा मामा आप बना दोगे तो ये आपका क्या बनेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये डबल कॉन्वेक्स, ये प्लानो कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव
कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब बच्चा पार्टी ऐसे ही कॉनकेव के एग्जांपल हैं, डबल कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कॉनकेव, जिनके साथ आपको डील करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन आर्टिकल की ओर। दैट आर्टिकल इज लेंस मेकर फॉर्मूला। आज मैं उसकी डेफिनेशन आपको करवाऊंगा, उस पर हम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन फॉर्म में कल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आज जितने बच्चे बैठे हैं, इवनिंग में एक बैच जरूर स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो जिस बच्चे को ज्वाइन करना हो ना इवनिंग में रिवीजन के लिए, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर ले मेरे साथ। बस आपको मेरे साथ बैठ के काम करना पड़ेगा भाई, काम आप खुद करोगे बच्चा मेरे साथ। इवनिंग में आज बैच की मैं टाइमिंग शेयर कर दूंगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ वो टाइमिंग्स वगैरह, ठीक है। तो हम इवनिंग में एक बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। चलो जी, लेंस मेकर फॉर्मूला देखो बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कम से कम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। इस पे एक न्यूमेरिकल बनता ही बनता है बेटा फाइनल एग्जाम में। तो यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 minus 1/r2. R1 and R2 are radius of curvature of two surfaces. Mu is the refractive index of the lens. F is the focal length of the lens. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप प्रिपेयर करके रखोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चा पार्टी। तो फिर आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।